हेलो फ्रेंड्स। करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के एपिसोड में मैं आपको रूबरू कराऊंगा प्रमोद चिंचुनवार जी से, जो एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और ना केवल वरिष्ठ पत्रकार हैं बल्कि मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। प्रमोद जी ने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया एज ए पॉलिटिकल जर्नलिस्ट। महाराष्ट्र के काफ़ी फेमस पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहे हैं। उन्होंने लोकमत मराठी से अपने करियर की शुरुआत की। लोकमत मराठी के बाद वो सकाळ में काम किए हैं, पुढारी में काम किए हैं। वो राज्य सरकार, महाराष्ट्र राज्य सरकार के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी काम किए हैं। कई सारे अखबारों में इन्होंने काम किया और लास्ट जो उन्होंने वर्क किया था एज ए पॉलिटिकल एडिटर, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर फ्री प्रेस जर्नल के साथ में होती है। प्रमोद जी काफ़ी विद्वान व्यक्ति हैं और मैं उन्हें आज से नहीं 28 वर्षों से जान रहा हूँ। तो इनके पॉलिटिकल एनालिसिस पढ़ के हमने पॉलिटिकल एनालिसिस करना सीखा है। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करंट अनप्लग बाय राजीव के एपिसोड में। सर, मैं आपसे शुक्रिया सीधा इस सवाल सम्मान के लिए दागूंगा। विषय। मैं सीधा आपसे सवाल दागूंगा कल के होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव पे। आपको क्या लगता है ये उपराष्ट्रपति चुनाव जो है ये नरेंद्र मोदी जी के लिए कितना महत्वपूर्ण है? चुनाव तो ऐसे बहुत से आते और जाते रहते हैं, परंतु ये चुनाव जो है ये किन मायनों में नरेंद्र मोदी जी के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा है? जी प्रमोद जी। नहीं, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव कर रहा है और प्रधानमंत्री का चुनाव ज्यादा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का इस्तीफा लिया गया धनखड़ साहब का, उससे ये साबित हुआ था कि अगर जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी, जो अखबारों में भी छपी थी कि धनखड़ का इस्तीफा क्यों लिया गया, तो ये कहा गया कि धनखड़ मोदी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, वो एनडीए के नॉमिनी होने के बावजूद। और खास करके जो साउथ के पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको, तेलंगाना की, उनको वो कन्विंस कर रहे थे कि आप इस सरकार का समर्थन वापस ले लो। ये जब इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल सोर्सेज से मोदी जी के पास ये जानकारी पहुंची तो उन्होंने आनन फानन में उनका इस्तीफा ले लिया। और जो व्यक्ति दोपहर में मीटिंग के लिए हाजिर था, वो शाम को उसकी तबीयत बिगड़ गई और इतनी बिगड़ गई कि वो उपराष्ट्रपति का काम तक नहीं कर पा रहा था, यानी वो छुट्टी ले सकता था, आराम कर सकता था। हॉस्पिटल में एडमिट होके भी आपने देखा होगा, गोवा के मुख्यमंत्री तो नाक पे सलाइन लगा के काम कर रहे थे, कैंसर के पेशेंट थे, हॉस्पिटल से एडमिट होके काम कर रहे थे। दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में जाके काम कर रहा है, और हो सकता धनखड़ साहब भी काम कर सकते थे, लेकिन जो वो काम करने वाले थे वो मोदी जी के लिए खतरा था, इसलिए उन्होंने उनको तो हटा दिया है। लेकिन गलती से बोल सकते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने उनको हटाकर अपने लिए एक आफत मोल ले ली है। अभी ताजी खबर ये दिखती है कि जो छोटी पार्टियां है, बीआरएस है और बाकी कुछ पार्टियां है, उन्होंने चुनाव में बहिष्कार डाला है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव में शामिल नहीं होंगे। अब वो जो वोट थे वो एनडीए को मिलने की संभावना थी, इसके लिए और सस्पेंस बढ़ गया है। और तीसरी बात है कि भले आरएसएस की तारीफ करके अपने आप को 75 साल के बाद प्रधानमंत्री पद पे रहने के लिए उन्होंने कोशिश की, 11 साल में पहली बार प्रधानमंत्री ने आरएसएस की प्रशंसा की, और ऐसे मन से की कि जिस देश के उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने जिस संगठन पे पाबंदी लगाई थी, उस राज्य से आने वाले व्यक्ति ने उस संगठन की तारीफ की। ये अपने आप में एक स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान था, लेकिन आरएसएस को खुश करने के लिए, मस्का पॉलिश करने के लिए किया गया। और उसके बदले में आरएसएस चीफ ने जो दिल्ली में भाषण दिया, उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि 75 साल के बाद भी पद पे रह सकते हैं, मैं भी रहने वाला हूँ और इनडायरेक्टली मोदी जी भी रह सकते हैं। लेकिन कई बार आरएसएस कहती कुछ है और करती कुछ है, और उनका काम करने का तरीका अलग होता है। अगर आरएसएस बीजेपी के कुछ खास नेताओं को बोल दे कि आपको इस इलेक्शन में अपने ही कैंडिडेट को गिराना है, अगर आपको याद होगा तो कुछ साल पहले इंदिरा गांधी के जमाने भी कांग्रेस का ऑफिशियल कैंडिडेट हार गया था और रिबेल कैंडिडेट जीत के आया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उनको समर्थन दिया था और पार्टी का समर्थन ऑफिशियल कैंडिडेट को अलग था। अब यही रोल यहाँ है। अगर आरएसएस अगर ये चाहती है कि मोदी हटे और ये एक नया बदलाव यहाँ राजनीति में हो, तो बिना कुछ किए 9 तारीख यानी कल का एक अच्छा मौका है। आरएसएस गडकरी को बोल सकती है। अभी भी एक तबका जो है वो कह रहा है कि 125 सांसद गडकरी के साथ है, और वो ये चाहते हैं कि अब प्रधानमंत्री को बदला जाए। जिस तरीके से आप आर्थिक विषयों के मुझसे ज्यादा जानकार है, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था का पूरा क्या कहते हैं ढोल बज चुका है, बैंड बज चुका है,
उसके बाद लोग चाहते हैं कि उसमें कुछ बदलाव हो, तो बीजेपी के कुछ लोग भी क्रॉस वोट करें, ये कोशिशें चल रही है। और दूसरा एक सोशल लेवल पे, कुछ पॉलिटिकल लेवल पे उन्होंने इसको आइडियोलॉजिकल बैटल का स्वरूप दिया है जस्टिस रेड्डी ने। और विपक्ष की चाल बहुत अच्छी रही है, उन्होंने किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट को इस चुनाव में नहीं लाया है, उन्होंने एक जस्टिस को, एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज को इस चुनाव में लाने के बाद ये पॉलिटिकल चुनाव नहीं रहा, ये आइडियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षा के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और तीसरी बात है, वो खुद आंध्र प्रदेश या तेलंगाना से है, तो साउथ के जो एमपीज है उनके ऊपर भी अप्रत्यक्ष रूप से एक दबाव बढ़ गया है कि क्या वो साधारण रेड्डी साहब के पक्ष में खड़े रहते हैं या राधाकृष्णन साहब के पक्ष में खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव में अगर कुछ चमत्कार होता है तो अगर रेड्डी, तो ये जीत रेड्डी से भी ज्यादा मोदी का पराभव होगा, क्योंकि उसके बाद तुरंत मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की मांग जो है बीजेपी में बड़े जोर से की जाएंगी। और अभी तक मुद्दत खत्म होने के बावजूद भी अभी तक बीजेपी अपना प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट चुन नहीं पाई है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में कैंडिडेट कौन हो इसको लेकर अभी भी झगड़ा चल रहा है। तो अगर ये झगड़े को खत्म करना है तो इस चुनाव में चमत्कार अगर कर ले, जो पहले हुआ था वीवी गिरी के समय, ऐसा अगर चुनाव हो जाए तो वो भी साउथ इंडियन थे, आज ये भी साउथ इंडियन है, तो ये चमत्कार हो भी सकता है। अब किस तरीके से बिसात बिछाई जाती है राजनीति की, ये देखने लायक बात होगी। सर, आपने तेलंगाना की पार्टी के बारे में बात किया, आपने ये भी कहा कि कुछ लोग जो है बीआरएस जैसे पार्टी हुई वो बहिष्कार कर सकती है, परंतु मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इसमें किसी भी तरीके से आपको शिंदे साहब की भूमिका, वो जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी, उनके पास भी 7-8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, तो आपको कहीं ऐसा महसूस होता है कि क्या वो भी स्विच ओवर कर सकते हैं? क्योंकि ऐसी खबरें छन छन के आ रही हैं कि वो देवेंद्र फडणवीस से बहुत ज्यादा नाराज हैं और उन्होंने अमित शाह और मोदी को ये क्लियर कर दिया है कि या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या मैं रहूंगा। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि शिंदे साहब अपना दमखम जो है इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में दिखा सकते हैं? मैं कहूंगा कि केवल शिंदे साहब नहीं, हर जो व्यक्ति बीजेपी से नाराज है, मोदी से नाराज है, उनके स्टाइल से नाराज है, वो बीजेपी के भी सांसद हो, वो, आप पहले राजीव ये बात समझ लीजिए कि ये देश के सिर्फ 2 चुनाव ऐसे हैं कि जिसमें कोई व्हीप इशू नहीं किया जा सकता एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, वो है प्रेसिडेंट और दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट। इसमें हर एमपी को पार्टी लाइन को फॉलो करने का कोई भी पाबंदी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं की है, और कॉन्स्टिट्यूशन का ये अपेक्षा थी कि लोग पार्टी के लाइन से ऊपर उठकर वोट करें और अपने कॉन्शियस वोट, जिसको हम सबसे विवेक बुद्धि कहते हैं, अपने विवेक से लोग अपने वोट करें। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी व्हीप इशू करने का प्रावधान नहीं रखा है। तो इसमें कोई भी पार्टी अपने एमपी को, इंक्लूडिंग बीजेपी या शिंदे साहब, कोई भी पार्टी अपने एमपी को ये पाबंदी नहीं कर सकती है, ना ही उसकी खोजबीन कर सकती है कि आपने किसको वोट किया। और वो हमेशा की तरह ईवीएम पे वोट नहीं होने वाला है, ये बैलेट पे होने वाला है, जिसके कारण बीजेपी की और मुश्किलें बढ़ गई है। और तीसरी बात है, शिंदे साहब जो है वो बिल्कुल नाराज चल रहे हैं, मीटिंगों में कई बार वो रहते नहीं है, कई बार वो, अब जितना बड़ा मराठा आंदोलन रहा महाराष्ट्र में, एक जरांगे पाटिल मुंबई में आके बैठे थे और उस वक्त शिंदे साहब अपने गांव में चले गए थे सातारा जिले में, और वहां गणपति की पूजा कर रहे थे, वहां उन्होंने गणपति बिठाया था इस साल। तो उनकी नाराजगी तो है, लेकिन अब सिर्फ सवाल यह है कि वो तभी क्रॉस वोटिंग करेंगे जब उनको दिखेगा कि अपने क्रॉस वोटिंग से अपोजिशन का कुछ न कुछ फायदा होने वाला है या उम्मीदवार जीतने वाला है। वो लास्ट मोमेंट तक बार्गेन भी कर सकते हैं, क्योंकि कल वोटिंग है, आज दिल्ली में उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है दोनों अलायंसेस की। तो वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को प्रेशर में लाने की, और उसके एवज में कुछ ना कुछ पाने की उनकी कोशिशें चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में जैसे बहुत भारी फेरबदल हुआ और संजीव बालियान जो भाजपा के अमित शाह जी के बहुत क्लोज है, जो खड़े हुए थे कैंडिडेट भाजपा के पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या वैसी स्थिति जो है वो यहाँ भी बनती हुई दिख रही है कि राजीव प्रताप रूडी जी ने संजीव बालियान को हरा दिया, जो आप समझ लीजिए कि उसमें भी ऐसे कोई नॉमिनेट कैंडिडेट को नॉमिनेट तो कोई पार्टी करती नहीं है, परंतु जिस तरीके से राजीव प्रताप रूडी जो हैं
उन्होंने बगावत के सुर जो उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इलेक्शन के टाइम में लिए थे, क्या वैसा ही कुछ डेवलप होता हुआ अभी आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आज ही राजीव प्रताप रूडी का भी एक स्टेटमेंट आया है कि भाजपा के अंदर में एक ऑल्टरनेट सरकार चल रही है जिसके मेंबर है निशिकांत दुबे, और मैं उनके हरकतों की सख्त जो है वो निंदा करता हूं। तो ये दोनों चीज जोड़ के आपको कुछ नजर आ रहा है कि क्या उसी तर्ज पे वोटिंग हो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुई थी? कुछ कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। मैं पूरी तरीके से राधा कृष्णन के हारने की अभी तक कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि आंकड़े जो है, आंकड़े तो उन्हीं के पक्ष में है कहीं ना कहीं, और विपक्ष का संख्या बल कम है। लेकिन बीजेपी में एक गुट जो है वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के कामकाज से बहुत ज्यादा नाराज है, और कहीं ना कहीं ये दोनों के कामकाज की जो शैली है एक डिक्टेटरशिप की शैली है, और 10 साल लोगों ने इसको सहन कर लिया है। और अभी वैसे भी माइनॉरिटी में बीजेपी है, किसी दूसरे पार्टी के बल पर वो सत्ता में है, ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि एक अच्छा मौका मिला है ये दोनों को सबक सिखाने का और अपनी नाराजगी जग जाहिर करने का। तो ये भी हो सकता है कि भले राधा कृष्णन 1 वोट से जीत जाए, 2 वोट से जीत जाए, लेकिन बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग होना ये भी अपने आप में एक सिग्नल देगा कि आपके कामकाज से हम लोग नाराज है। तो ये भी जो खास करके आपको मालूम होगा कि बिहार के एसआईआर के बाद जो अलायंस पार्टीज है वो भी काफी अस्वस्थ है। आपको साउथ में भी आंध्र प्रदेश की पार्टियों ने भी कहा था, एसआईआर को लेकर कुछ ऑब्जेक्शंस किए हैं, कई पार्टियों ने किए हैं। तो उन्हें लगता है कि ये एसआईआर के थ्रू बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है और अन्य पार्टियों को कम करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो सारे उनके सहयोगी पक्ष है वो भी कहीं ना कहीं नाराज है। और आज बीजेडी, बीआरएस जैसे पार्टियों ने अब्सटेन करने की बात कही है, वो भी एक एनडीए के लिए झटका है, क्योंकि ये सारी पार्टियां अभी तक इनको वोट करती आई है बड़ी क्रिटिकल स्टेजेस में, लेकिन इस बार उन्होंने वोट करने से मना कर दिया है। तो चिंता तो एनडीए की बढ़ गई है, राधाकृष्णन की बढ़ गई है, और एक तरीके से मोदी के लिए ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ही है। और ये पूरे पार्लियामेंट का है, जनरली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोकसभा में होता है सरकार के लिए, लेकिन पूरे संसद का ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। और वो कितना वोट मोदी जी पाते हैं ये देखना, अगर वो जीतते भी है लेकिन बहुत कम वोटों से जीतते हैं तो वो जीत से ज्यादा हार ज्यादा होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अपने 11 साल के शासनकाल में सबसे ज्यादा वीक पोजीशन में नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति में है? यदि हाँ, तो किस बात का इंतजार आरएसएस कर रहा है? क्योंकि क्या वो 17 तारीख का इंतजार कर रहा है? क्योंकि आरएसएस ने जिस तरीके के संकेत दिए हैं भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष बनने में, जिस तरीके से उसने रोड़ा डाला है, क्या आपको लग रहा है कि वो इजीली इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि नरेंद्र मोदी अपने ही बनाए हुए 75 वर्ष के जो नियम है उस नियम को जो है वो दरकिनार कर दें, नजरअंदाज कर दें, और मतलब जैसा चला आ रहा है वैसा यही दोनों गुजराती भाई पूरा शासन अपना चलाते जाएं? ऐसा लग रहा है कि आरएसएस ये होने देगा? नहीं, अब ये परीक्षा आरएसएस की है कि उसकी कथनी और करनी क्या है ये इस चुनाव में साबित होगा। और अगर 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का इस्तीफा आरएसएस को चाहिए होगा सचमुच, तो बहुत आसान है कि कल के इलेक्शन में एनडीए का कैंडिडेट अगर हार जाता है तो अपने आप में मोदी का वो सबसे बड़ा पराभव होगा, और उससे ये साबित हो जाएगा कि सांसदों का अब मोदी पर भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि ये मोदी की लीडरशिप का फेल्योर है। तो ये एक अभी भी एक मौका है आरएसएस को, और पब्लिकली बिना कुछ कहे वो पीछे से अपना गेम करके दिखा सकती है। और अगर 9 तारीख को यानी कल उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए का ऑफिशियल कैंडिडेट हार जाता है तो अगले 1 हफ्ते में मोदी के ऊपर इस्तीफा देने के लिए दबाव बढ़ सकता है और प्रधानमंत्री को बदला भी जा सकता है। और बहुत सारे इकोनॉमिक सेक्टर के जानकार है, पॉलिटिकल सेक्टर के जानकार है, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि सितंबर इसी महीने में कुछ ना कुछ राजनीतिक भूचाल आने वाला है और नया प्रधानमंत्री देश को मिल सकता है। उसके लिए बहुत सारे कारपोरेटेड फोर्सेस लेकर पॉलिटिकल फोर्सेस विद इन पार्टी, आउटसाइड द पार्टी काम कर रहे हैं। तो उन सबके लिए एक अच्छा मौका उन्होंने खुद चलकर उनके पास आया है, और मुझे नहीं लगता कि ये मौका ये सारी पार्टियां गवाएंगी, खास करके आरएसएस भी इसे गवाने की कोशिश नहीं करेंगी। अगर मान लीजिए मोदी जी का इस्तीफा होता है तो आपकी नजर में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट पीएम पोस्ट के लिए बीजेपी के पास में कौन है?
आपका आकलन? आकलन के अनुसार तो अभी उसमें आरएसएस की चॉइस सबसे पहले रहेगी। और अगर जिस तरीके से 17 सितंबर नजदीक आ रहा है और नितिन गडकरी के खिलाफ बहुत सारी खबरें छप रही है मीडिया में और जानकारियां जानबूझकर लीक की जा रही है इथेनॉल को लेकर, तो मेरे राय तो वही है जो प्रधानमंत्री मोदी जी की है। उन्हें लगता है कि अगर उनको हटाया गया तो नितिन गडकरी ही देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं। एक अच्छा फेस है, मराठी प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है, महाराष्ट्र की भी दिक्कत है। और अगर गडकरी प्रधानमंत्री होते तो शायद शिवसेना भी, जो उद्धव ठाकरे फैक्शन है, वो भी उनके साथ आ सकता है, या उनके सबसे अच्छे संबंध है, उनके काम करने का तरीका मोदी शाह के जैसे डिक्टेटरशिप वाला नहीं है, और वो नागपुर के है, सीधा आरएसएस के कंट्रोल में है। बहुत सारे उनके प्लस पॉइंट है, डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने अपने आप को कई बार साबित भी कर दिया है, और क्लीन अच्छी चेहरा है। और योगी जी को अभी लाएंगे नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि योगी जी अभी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और वहां 2029 का चुनाव अगर जीतना होगा तो वहां योगी जी का रहना बहुत जरूरी है लोकसभा के चुनाव के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर मोदी जी कहीं ना कहीं हटते हैं तो नितिन गडकरी ही एक पहली चॉइस होगी। फिर बाकी डार्क हॉर्स शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, वो एमपी के सांसद है और कई बार वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी भी इमेज क्लीन है, उन्होंने सरकार फिर से लाकर दिखाई है और अच्छा काम करते हैं। वाजपेयी जैसा उनका एक साफ सुथरा चरित्र माना जाता है और वाणी भी उनकी अच्छी है, तो वो भी एक डार्क हॉर्स हो सकते हैं। तो ये आइदर नागपुर और भोपाल दोनों में से एक को ये मौका मिल सकता है। देवेंद्र फडणवीस आपको नहीं लगता है कि वो सेंटर की तरफ जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि अभी वो जाएंगे, क्योंकि उनका अगर उनको बुलाया गया तो बात अलग है, लेकिन बीजेपी लीडरशिप को कहीं ना कहीं लगता है कि अभी देवेंद्र फडणवीस को हम अगर बुलाएंगे तो यहाँ की सरकार अनस्टेबल हो जाएंगी, और उनको डर ये है कि फिर बाकी पार्टियां बढ़ जाएंगी, बीजेपी की ताकत कम हो जाएगी। क्योंकि बीजेपी के पास, उन्हें लगता है कि ऐसा कोई नेता नहीं है ये जो दोनों पार्टियों को साथ रखकर अपनी ताकत दिखा सके। ऐसा नेता उनके नजर में अजित पवार और एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं को साथ लेकर काम कर सके और उनको दबाकर रख सके, पॉलिटिकली भी एडमिनिस्ट्रेटिवली भी। तो ऐसा नेता अभी बीजेपी के पास नहीं है। जो ये रोल देवेंद्र फडणवीस बखूबी अच्छा करते हैं, मीडिया मैनेजमेंट उनका अच्छा है और बाकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट अच्छा है। तो ये जो प्रेशर टैक्टिक्स का पॉलिटिक्स है, स्ट्रेटेजी मेकिंग में है, वो फडणवीस अगर यहाँ से महाराष्ट्र से हट गए तो यहाँ बीजेपी कमजोर हो सकते हैं, ऐसा डर बीजेपी नेताओं को लगता है, आला कमान को लगता है। इसलिए वो अभी वहां उनको महाराष्ट्र में रहने के लिए कहेंगे, उन्हें दिल्ली में बुलाए जाने के चांसेस कम लगते हैं। कल परसों जैसा कि महाराष्ट्र के सभी अखबारों में एक फोटो छपी फ्रंट पेज पे, जहां देवेंद्र फडणवीस जी शिवाजी महाराज के चरणों में फूल जो है वो समर्पित कर रहे हैं, और वो सरकारी ऐड नहीं था, और महाराष्ट्र के सभी अखबारों में वो विज्ञापन दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट ने कहा जरांगे पाटिल को कि, और उनके समर्थकों को कि बॉम्बे खाली करो आप, जो मराठा आंदोलन इतने दिनों से चल रहा था। तो आप क्या ये दोनों चीज को देखते हैं कि इसमें कोई समानता है? एक, क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं देवेंद्र फडणवीस अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि वो एक मराठाओं के भी लीडर हैं? और कल मैंने अपने इसमें बुलाया था ज्ञानेश वाकुड़कर जी को, उन्होंने ये कहा कि ये जरांगे पाटिल का जो आंदोलन है ये कुछ नहीं है, देवेंद्र फडणवीस के ही इशारों पे हुआ है। इससे उन्होंने एक तीर दो पंथ काज, क्या जो एक मुहावरा है वो उन्होंने जो है पूरा किया है। एक तरफ पवार साहब को जो वो प्रोजेक्ट करते कि मराठाओं के लीडर, और शिंदे साहब, उसको एकदम पूरी तरीके से ध्वस्त किया। वहीं दूसरी तरफ ये बताया कि भाई कोर्ट के ऑर्डर्स को मैं अच्छे से इंप्लीमेंट भी कर सकता हूं, एक सफल एडमिनिस्ट्रेटर हूं। तो आपको क्या लगता है ये दोनों एक्यूजेशंस जो लगाए या ऑब्जर्वेशंस जो दिए वाकुड़कर साहब ने, कि पहला कि भैया ये स्पॉन्सर्ड आंदोलन था देवेंद्र फडणवीस द्वारा, और दूसरा ये कि इस आंदोलन द्वारा उन्होंने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को ठिकाने लगा दिया, क्या इसमें कोई दम है? मैं सहमत हूँ वाकुड़कर साहब के इस निष्कर्ष के साथ, क्योंकि वो आंदोलन जब हुआ तब मैं मुंबई में गया भी था, आजाद मैदान के पास। तो और कहीं भी पुलिस पाबंदी कोई कर रही है, खुली छूट थी। अगर कोई बाकी दूसरे लोग आंदोलन करते हैं तो उन्हें तो मुंबई में आने से ही रोक दिया जाता है,
पहली बार तो इनको आराम से मुंबई में आने दिया गया, आराम से उनके किसी भी लोगों को कहीं रोका नहीं गया, ना ट्रेन में रोका गया, ना उन्होंने रोड बंद कर दिया बीएमसी के सामने, तो वहां भी उनको कोई पाबंदी नहीं की गई, ना ही पुलिस की तरफ से कोई ज्यादती हुई। जो आम तरीके से जो मेरा ये कहना नहीं है कि ज्यादती करनी चाहिए थी, लेकिन अगर दूसरा कोई आंदोलन होता है तो उसमें पुलिस तुरंत ज्यादती करने लगती है। कभी पत्रकारों का भी आंदोलन हो तो भी ज्यादती होती है, बाकी लोगों के भी, किसानों के आंदोलन हो तो कई मावल जैसे एक जगह तो पुलिस ने फायरिंग भी कर दी थी किसानों के ऊपर। लेकिन यहाँ सब कुछ बंद था, रोड बंद कर दिया गया था, मुंबई में था, फिर भी पुलिस की तरफ से पूरा सपोर्ट था उनको, पूरे ये था कि पूरा सपोर्ट करना है, कोई भी एक्शन नहीं लेना अगर वो कुछ भी करे। तो उस तरीके से पूरा सपोर्ट था सिस्टम का। और 3 महीने से उन्होंने घोषित करके रखा था कि मैं इस तारीख को आने वाला हूँ, लेकिन 3 महीने उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको आने दिया, आराम से बैठने दिया। और तैयार हुए स्क्रिप्ट के तरह फिर एक ऐसी डिमांड उन्होंने पूरी की जो पहले से पूरी हुई थी हैदराबाद गैजेट का, कि जिसमें जिसका कुनबी डॉक्यूमेंट मिलेगा उनको कुनबी का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके लिए किसी गैजेट की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर कुनबी होने का कोई 100 साल 50 साल पहले पर सबूत है तो आपको विदाउट एनी गैजेट आपको मिलना ही है। और वो पहले से लागू किया गया था, यहाँ के मराठी अखबारों ने वो रिपोर्ट भी किया कि जो पुरानी मांगे पहले ही पूरी हो चुकी थी वो दूसरी बार पूरी कर दी गई। और ऐसे वक्त शिंदे साहब गायब थे, अजित पवार गायब थे, और चर्चा करने के लिए राधाकृष्ण विखे पाटिल जैसा बीजेपी का नेता गया, तो पूरा क्रेडिट जो है बीजेपी को मिले कि मराठा का नेता अब हम है, ये लोग नहीं। ये प्रमोद जी तो का मुंबई स्क्रीन, में कई आपका जगह स्क्रीन बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं। जी हाँ, कई जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं और जिसमें वही एड वहां छपा है देवा भाऊ वाला, कि जिसमें वो शिवाजी महाराज को वंदन करते हैं। प्रमोद जी का स्क्रीन फिर फ्रीज हो गया, लगता है कि नेट कनेक्शन चला गया उनकी तरफ का। बहरहाल प्रमोद इतना बड़ा जी ऐड भी किसने दिया ये अभी तक महाराष्ट्र की जनता को पता नहीं चला है, ये अपने आप में भी एक बड़ी शंका की बात है। लेकिन वो और तीसरी बात है कि जिस तरीके से हाईकोर्ट का इस्तेमाल किया गया वो भी एक ऑब्जेक्शनेबल बात है, कि किसी जन आंदोलन को रोकने के लिए इस तरीके से हाईकोर्ट का इस्तेमाल किया जाना और हाईकोर्ट भी उसके साथ शामिल होना। और ऐसे एक आदमी ने, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सब फेवरेबल जजमेंट दिए कि आज के आज दोपहर को 3 बजे आप कर दो। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे हाईकोर्ट को घेराव डाला गया, ऐसा कोई घेराव नहीं डाला गया था। अब आजाद मैदान और हाईकोर्ट के बीच हार्डली 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपने भी मुंबई में पत्रकारिता की है। अब जब हजारों लोग आए हैं तो वहां वो उधर जाएंगे, घूमते ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि घेराव कर दिया, लोगों को रोक दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन उसका बख्शीश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मिला, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, तुरंत उनको रेगुलर चीफ जस्टिस बनाया गया। और उनके पैनल में कौन थी? वो दूसरी जज थी जो बीजेपी की प्रवक्ता रह चुकी है, वो उनके साथ थी। तो ये सब मैनेज था, क्योंकि उनको आंदोलन खत्म करने के लिए एक एस्केप देना जरूरी था। तो उनको ऐसा बताया गया कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, अब हम खाली कर रहे। फिर उनको पुरानी मांग उनकी मानी गई और वो चले गए। तो एक पूरा पॉलिटिकल ड्रामा था मराठा समाज की लीडरशिप पाने के लिए, और बाद में शिवाजी महाराज को वंदन करते हुए जो एड पब्लिश हुई है वो उस ड्रामे का क्लाइमैक्स है। अब ये इसके बाद मराठा समाज देवा भाऊ को अपना नेता मानता है कि नहीं मानता है, ये देखने लायक बात होगी। प्रमोद और जी मुंबई ने में तो दरेकर और जैसे पॉलिटिकल लीडर ने कुछ होर्डिंग लगाए, उसमें लिखा है कि कर्म से मराठा है देवा भाऊ, प्रमोद जी भले ने जन्म से तीन नहीं चार है लेकिन कर्म से वो मराठा है, या ऐसे होर्डिंग लगे हैं। हाँ। प्रमोद जी ने 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण बात की। चूंकि प्रमोद जी का स्क्रीन फ्रीज हो गया था, बीच में आवाज नहीं आ रहा था, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं। एक उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा डेंजरस बात है कि चीफ मिनिस्टर का एडवर्टीजमेंट कौन दे रहा है, इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में किसी को भी नहीं है। पूरे महाराष्ट्र के सब प्रोमिनेंट अखबारों में फ्रंट पेज पे देवेंद्र फडणवीस का जो चीफ मिनिस्टर है देवा भाऊ करके इमेज मेकिंग किया जा रहा है, और किसी को आइडिया ही नहीं है कि देवा भाऊ का ऐड डालने वाला है कौन। दूसरा उन्होंने बताया कि भाई ये कोर्ट का बहुत ही दुरुपयोग किया गया है, क्योंकि जो 2 लोगों ने डिसीजन दिया, उन 2 लोगों की पीठ में एक एक्टिंग चीफ जस्टिस थे जिनको
रेगुलर चीफ जस्टिस बना दिया गया और दूसरी जो महिला जस्टिस थी इसके अंदर में, वो पहले भाजपा की प्रवक्ता रह चुकी है और वो जो है वो इस डिसीजन में बैठी थी। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, महाराष्ट्र के बाहर किसी को भी नहीं मालूम। और जैसा कि करंट अनप्लग महाराष्ट्र के बाहर बहुत देखा जाता है, महाराष्ट्र के बाहर के दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि ये जो डिसीजन आया है मराठा आंदोलन को समाप्त करने का, इसको दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने इसका बेंच ने इसका डिसीजन दिया था। इस बेंच में एक महिला जो जस्टिस है वो है जो पहले भाजपा की प्रवक्ता रह चुकी है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा किया है प्रमोद जी ने। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है वो ये की है कि इस पूरे आंदोलन के दौरान जो शिंदे जी और पवार जी हैं वो कहीं नदारद गायब थे और ऐसा प्रोजेक्ट किया गया कि देवा भाऊ जो है वही अब मराठाओं के असली लीडर हैं। इससे तो ये भी समझ में आ रहा है कि या तो ये दोनों बहुत ही निराश, हताश और क्रोधित होके बॉम्बे छोड़ के चले गए, पवार साहब और आपके शिंदे साहब, या फिर ये भी हो सकता है कि ये दोनों अंडर द थंब है देवेंद्र फडणवीस के। दोनों में से कुछ भी एक चीज हो सकता है। पर बात करके बहुत मजा आया प्रमोद जी। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देवेंद्र फडणवीस के कार्यशैली को जो 2014 से हम देख रहे हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, बीच में थोड़ा सा 2.5 साल का टेन्योर था जब वो नहीं थे, तो उनकी कार्यशैली को आप किस तरीके से जो है जज करते हैं, एनालाइज करते हैं? पहली चीज, इसी दौरान हमने देखा कि महाराष्ट्र के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स उठ के गुजरात चले गए और देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से सीएम बने वो पहले सीएम के दौड़ में कहीं भी नहीं थे। गोपीनाथ मुंडे जी का अकस्मात निधन हो गया, खड़से साहब कहाँ गए, एकनाथ खड़से किसी को पता नहीं है, साइड लगा दिए गए। विनोद तावड़े जी का करियर का भी किसी को अता पता नहीं है और पंकजा मुंडे हाशिए पे चली गई है, ये भी किसी को क्यों चली गई है समझ में नहीं आ रहा। तो मैं कुल मिला के ये समझना चाह रहा हूं कि आप इनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं और क्या इनको प्रोमिनेंटली उभारने के पीछे आरएसएस जैसी कोई संगठन है या क्या अमित शाह है, कौन सी है, नरेंद्र मोदी है, क्या ऐसा दिव्य चक्र चल रहा है कि इनका जो लक फैक्टर है देवेंद्र फडणवीस का वो कंटिन्यूसली पिछले 11 साल से हम देख रहे हैं कि वो अपनी बुलंदियों पे है। जी प्रमोद जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मोदी शाह को नितिन गडकरी के खिलाफ एक आदमी लीडर खड़ा करना था, उसके इक्विवेलेंट, और ऐसा उसी समाज से, उसी शहर से। तो फडणवीस उसी शहर से है, उसी कास्ट से है और उसी आरएसएस से आए हुए हैं। राजनीतिक उनको लीगेसी भी है, उनके फादर एमएलए थे, कई साल एमएलसी थे, उनकी चाची एमएलए थी और मिनिस्टर भी थी। तो वैसे तो ये घराने शाही की बात करते हैं, तो उसको शायद हिंदी में घरानेशाही बोलते हैं नहीं मालूम नहीं, लेकिन घरानेशाही की बात करते हैं। और लेकिन ये फडणवीस साहब की चाची, क्या राजशाही, राजशाही की बात, तो हाँ राजशाही, हाँ। तो वो उनकी चाची एमएलए रही कई बार और मंत्री थी, उनके फादर 25-30 साल एमएलसी थे और उसके बाद ये एमएलए हुए हैं। तो ये भी एक तरीके से पॉलिटिकल फैमिली से ही आते हैं, जैसे कि बाकी लोगों को ये कहते हैं। उनको इसलिए बड़ा किया गया क्योंकि गडकरी का कद कम करने के लिए और उनको काउंटर कर सके, ऐसा एक लीडर मोदी शाह को चाहिए था। खड़से हो या गोपीनाथ मुंडे तो तब रहे नहीं, एकनाथ खड़से वो काम नहीं कर सकते थे, उतना आरएसएस का बैकिंग उनको नहीं मिलता था। तो ये उनका लक फैक्टर है कि गडकरी का कद ऊंचा होने के कारण अमित शाह और नरेंद्र मोदी से भी एक जमाने में ऊंचे थे क्योंकि वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो इसलिए इनको वो मौका मिल गया है, तो इन्होंने गडकरी का आभार उन्होंने कहने चाहिए कि उनके कारण ये मौका मिला है। और दूसरी बात, इनके काम करने का तरीका भी मोदी जैसा ही है, जैसा मोदी काम करते हैं कि मोदी जी को कोई भी नाराजी, उनके खिलाफ लिखा गया कोई शब्द, बोला गया कोई शब्द या कोई एक्शन पसंद नहीं आती है। पॉलिटिकल डिसेंट जो है, भले अपनी पार्टी की हो या दूसरे लोगों की हो, वो ये पसंद नहीं करते हैं। बाकी राजनीतिक स्तर पर अभी आपने फाइनेंशियल लेवल पे आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वो महाराष्ट्र से चले गए हैं।
और खास करके फडणवीस साहब गृह मंत्री भी है, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है, लेकिन उसमें अभी महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सारे प्रॉब्लम आपने देखे होंगे कि खड़े हो गए हैं। और कहीं भी पुलिस के ऊपर, नागपुर शहर, आप खुद नागपुर में है, वहां गुंडों की ताकत कितनी बढ़ गई है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो खुद के अपने शहर में भी वो इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे। सिर्फ गढ़चिरौली का उन्होंने गार्डियन मिनिस्टरशिप लेकर जो कैपिटलिस्ट लोग है, बड़े बड़े मेटल इंडस्ट्री वाले, उनको मदद करने के लिए उन्होंने गार्डियन मिनिस्टरशिप लिया है। ये भी पहली बार हुआ है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसी, वो तो पूरे जिले का, पूरे शहर राज्य का ही पालक मंत्री होता है, गार्डियन होता है, लेकिन उन्होंने एक जिले का गार्डियन होना पसंद किया है। तो बहुत सारे जो चीजें हैं वो अपने आप में उनका, लेकिन उनका एक प्लस पॉइंट है कि वो राजनीति बड़ी मजबूत तरीके से आयरन हैंड से करते हैं। लोगों को दबा के रखना, अलग अलग लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना, और एनसीपी में ही झगड़े लगा देना, बीजेपी में झगड़े लगा देना, लोगों को साइडलाइन करना, ये बहुत अच्छी तरीके से वो करते हैं। अभी अभी उन्होंने आशीष शेलार को भी मुंबई अध्यक्ष से हटा दिया और वहां अमित साटम जैसे एमएलए को ला के प्रदेश अध्यक्ष कर दिया है। क्योंकि अगर आशीष शेलार ये चुनाव में अगर जीत होती महापालिका, तो उसका क्रेडिट आशीष शेलार को जाता, और फिर वो आशीष शेलार, आप तो जानते हैं कि सीएम के पोस्ट के रेस में है, फिर उनका कद बढ़ जाता था। वो ना हो इसलिए उन्होंने अमित साटम को लाकर खड़ा कर दिया है, जाकि वो जो कहेंगे वही अमित साटम मानेंगे। तो उनका स्टाइल और मोदी जी का स्टाइल एक जैसा है काम करने का। ये जूनियर मोदी है, नरेंद्र जी सीनियर मोदी है, इतना मुझे दोनों के काम में फर्क लगता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय करंट अनप्लग के दर्शकों के लिए निकाला। आपको हम आगे भी कष्ट देते रहेंगे। इलेक्शन का कल रिजल्ट आएगा, पता चली जाएगा कि कितने, मतलब ये इलेक्शन मोदी जी के लिए जो है वरदान बन के आता है कि अभिशाप बन के आता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यदि आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा दर्शकों, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। धन्यवाद, गुड डे हेड, बाय।